पीएससी के लिए प्रिपेयर करती थी। पहले फोकस वही था, यूपीपीसीएस नहीं था। कुछ ना कुछ बैकअप तो होना ही चाहिए। जो एक्चुअल में बहुत डिजर्विंग है बट उनका नहीं हो पाया है उस अटेम्प्ट में। करंट अफेयर्स कहाँ से किया जाए? कंटेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, कंटेंट को रिवाइज करना, उसको अपने मतलब फिंगर टिप्स पे रखना, वो इम्पोर्टेंट होता है। तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। आपके आंसर और जो जिन एस्पिरेंट्स का इस बार क्लियर नहीं हो पाया उनमें क्या डिफरेंस? MK यादव सर जो है उनको एक लाइब्रेरी में ही एक और एस्पिरेंट मीन्स दे रहा था, मुझे उनके थ्रू पता चला। अगर मैं फुल ऑनेस्टी से बताऊं, ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, इंडिया में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारे आइडियाज मुझे उस QEP के हैंडआउट से दिख गए थे। प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। जिसके बारे में एमके सर की बहुत सारी जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशंस हैं उसमें भी बताया गया है। यूपीपीसीएस का एग्जामिनेशन जिसमें लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं, प्रीलिम्स की स्टेज, मेंस की स्टेज और इंटरव्यू, तीनों स्टेज कवर करने के बाद में आती है रिजल्ट की लिस्ट और उस रिजल्ट में रैंक आती है 40। नाम है नेहा सिंह और वो बन जाती हैं असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। आज हमारे साथ नेहा है और उन्हीं से जानेंगे उनकी स्टोरी। स्वागत है आई सब चैनल पर। तो नेहा, प्रिपरेशन के बारे में हम आपसे बात करेंगे, आपसे पूरी जर्नी के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और जो एस्पिरेंट्स आपसे प्रेरणा लेना चाहते हैं, उन्हें आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं शुरुआत में, और ये बताएं कि किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन रही है और साथ साथ आपको कौन सी पोस्ट मिली है। जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम नेहा सिंह है। इस बार का जो यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट आया है उसमें मेरी 40 रैंक आई है इन असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स में, और मैं भदोही से बिलोंग करती हूँ। मेरा ये सेकेंड अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस में। तो नेहा, ये आपने जैसे आपने बताया कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, और इससे पहले आप कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही थी, या फिर ये जो सपना था कि एक ऑफिसर बनना है, ये कहाँ से आता है? आपने कोई ऐसे लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट हुआ हो या फिर कोई ऐसा इवेंट हुआ हो जहां आपने ऐसा सोचा कि आपको इस फील्ड में जाना है और एक अधिकारी बनना है? सबसे पहले तो ये जो ड्रीम आया मेरा, वो मतलब पहले तो मेरे भाई बहन जो हैं वो प्रिपरेशन करते थे, तो वहाँ से आया, मतलब आइडिया लगा कि सर्विसेज में जाना होता है। सेकेंडली, जब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कराता था, जैसे ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए अगर कोई कॉम्पिटिशन हुआ, पुलिस लाइन ने एक बार हेल्ड कराया था, तो उसमें मेरी सेकेंड पोजीशन आई थी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ने बुला के वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे सम्मानित किया था। तो मुझे समझ में आया कि एक सिटीजन को सम्मानित किया जाता है अगर वो कोई अच्छा काम करे, और इससे अवेयरनेस भी फैलती है लोगों में उन प्रॉब्लम्स को लेकर जो सोसाइटी में परसिस्ट करती हैं। तो यहाँ से ही मतलब मेरे अंदर ये सीड आया कि हाँ, मैं आगे चल के एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकती हूँ। एंड सेकेंड क्वेश्चन अगर एड्रेस करूँ तो मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करती थी। यूपीएससी में इनिशियली मैंने अटेम्प्ट्स दिए थे, तो मेरा उस पहले फोकस वही था, यूपीपीसीएस नहीं था। यूपीपीसीएस उसी बीच में एक बार दिया था मैंने, उस टाइम भी मेरे मार्क्स अच्छे थे। OMR सॉल्व करते वक्त कुछ पब्लिंग एरर हो गई थी मेरी, उस वजह से मेरा उस बार 4 to 5 क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो इस बार मैंने वो ट्राई किया कि उसको ओवरकम कर पाऊँ, मैंने OMR ज़्यादा सॉल्व किया। तो जैसे आपने बताया कि आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी थी, अभी रिसेंटली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ है, और आपने देखा भी होगा कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कितना अनप्रेडिक्टेबल था। तो क्या ये एक रीजन था आपका स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तरफ शिफ्ट होना, या फिर आपके मन में अंदर से था कि हमें यूपीपीसी, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ तो मुझे यूपी के ही एक पोस्ट जो है वो भी अचीव करना चाहिए, और ये एक आपके सपने के रूप में था? सबसे पहले तो यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, और 23 का जब मैंने अटेम्प्ट दिया था तब भी वाला पेपर कुछ वैसा ही आया था, तो उससे भी थोड़ा सा पैनिक था। उसके बाद जब टाइम बीत जाता है थोड़ा सा प्रिपरेशन में, तो लगता है कि कुछ ना कुछ बैकअप तो होना ही चाहिए। तो बीच में जॉब की थी मैंने, जॉब के साथ साथ जब एक बार मैंने प्रीलिम्स दिया, मेरा प्रीलिम्स जब ये हुआ कि क्वालिफाई हो जाएगा, तब मैंने जॉब से रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद फिर मैं मतलब मेंस के लिए मैंने प्रिपेयर किया अच्छे से। तो यूपीपीसीएस में तो शिफ्ट होने का मेनली एक रीज़न था, मुझे बैकअप चाहिए था। और जहाँ तक बात है यूपी स्टेट की, तो हाँ, होम स्टेट है, बट इंडिया को एज ए कंट्री मैं पूरा होम मानती हूँ। तो इस वजह से मेरा कभी बहुत ज़्यादा फोकस ये नहीं रहा है कि यूपी ही मिले, बट हाँ, ये था कि अगर साथ में ही एडमिनिस्ट्रेशन में जाने का मौका किसी और वे से मिलता है, तो यूपीपीसीएस को मैंने एक सही रास्ता चुना। जैसे कि आपने बताया कि यूपीएससी का एग्जाम दिया है, यूपीपीसीएस का एक एग्जाम दिया, उस टाइम पे नहीं हुआ, तो इस पूरी जर्नी में आपने कई सारी फेलियर्स को भी देखा हुआ है। तो हमारे एस्पिरेंट जो कि इस वीडियो को इस टाइम पर देख रहे हैं, जो
कई साल से तैयारी भी कर रहे हैं, 2 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं, जो सिर्फ यूपी पीसीएस की ही तैयारी कर रहे हैं, आप उन्हें क्या बताना चाहेंगी और वो किस तरीके से अपनी इस जर्नी को आगे बढ़ाएं अगर बढ़ाना चाहते हैं तो, और साथ साथ ये भी कि अगर फेलियर्स आ रही हैं तो उन्हें किस तरीके से अब इस फेलियर्स को लेना चाहिए? सबसे पहले तो इनिशियली फेलियर्स आए मेरी जर्नी में। ये जो मेरा अटेम्प्ट था इसमें ही मेरा पहली बार प्री क्वालिफाई हुआ और फिर मेरा 1 गो में ही मेंस और इंटरव्यू दोनों हो गया। तो उसके लिए मैं जो मेहनत है वो तो है ही, बट थैंकफुल भी हूँ गॉड की ब्लेसिंग्स के लिए और जो मेरे लव्ड वंस हैं उनके लिए भी। तो फेलियर्स जो है वो जर्नी में हमको थोड़ा तो मतलब परेशान करते हैं। हमें मन करता है बहुत बार कि हमने इतनी मेहनत की फिर भी नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता कि मेहनत करने से ही हो जाता है, कई बार लक भी होता है। कई बच्चों का ऐसा होता है, मैंने खुद कई अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो एक्चुअल में बहुत डिजर्विंग है बट उनका नहीं हो पाया है उस अटेम्प्ट में। बट मैंने ये भी देखा है कि अगर आप एक पॉजिटिव बिलीव के साथ, डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो एक ना एक दिन हो जाता है। हम 4 फ्रेंड्स थे, हमारा चारों का सिलेक्शन इवेंचुअली हो गया। सबका एक साथ नहीं हुआ, किसी का आगे हुआ, किसी का पीछे हुआ, बट हो गया। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि एक एग्जाम्पल आपके लिए सेट करेगा कि अगर कोई भी एस्पिरेंट अगर पूरे मन से लगा हुआ है, डेडिकेशन से, और वो अपना 100% दे रहा है, तो मैंने इस जर्नी से सीखा है कि एक ना एक दिन वो कहीं ना कहीं सेटल अच्छी जगह हो ही जाता है। तो नेहा, हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि बिल्कुल नए एस्पिरेंट है, जो कि इस टाइम पे कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि कई साल से यूपीपीसी से तैयारी भी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, और कुछ ऐसे भी महिलाएं भी हैं जो कि मदर हैं और अपनी फैमिली भी संभालती हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि तैयारी जब करें तो किस प्रकार से दृढ़ता पूर्वक करें जिससे कि उनका जो रिजल्ट है वो फाइनली आ पाए? क्योंकि प्रिपरेशन की जो जर्नी होती है वो बड़ी टायरिंग सी होती है और डाइसी भी रहती है। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये एक कंसर्न है। जैसे कि मेरे भी कई क्वेरीज आती हैं मेरे पास, तो ज़्यादातर फीमेल्स उनकी आती हैं जो कि ऑलरेडी वर्किंग हैं, या फिर कुछ वो हैं जो घर में हैं और नहीं कर पा रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स की आती हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। तो उन सब के लिए ये कहना चाहूँगी, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो तो पहले अगर अपने लास्ट ईयर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं तो कर दें, और मतलब मेनली एनसीईआरटी फोकस्ड होकर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो करके कर सकते हैं। जो फीमेल्स हैं उनकी अक्सर क्वेरीज ये होती है कि जो घर में काम है, अगर उनका बच्चा है तो उनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है साथ में प्रिपरेशन। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर सकती है तो आप उनसे डेडिकेटेड टाइम मांगिए, और अगर साथ में मतलब बेबी सिटर आप अगर हायर कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं कहूँगी कि आप ये चीज़ें अडेप्ट करके अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को थोड़ा सा फीसिबल बना सकते हैं। और अगर रिसोर्सेज की बात की जाए तो एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो कर सकते हैं और उसकी रिपीटेड रिविजन्स के साथ अगर एमसीक्यू सॉल्व करके आप अपनी मतलब इस एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। मेरी तो यही जर्नी थी। कई साल अगर बीतते जा रहे हैं तो ये नहीं करना है, ये नहीं सोचना है कि प्रिपरेशन में कहीं कुछ गलती है। ऐसा हो सकता है कि बहुत अच्छा आपने प्रिपरेशन करी, आपका दिन नहीं था या फिर उस दिन आपका माइंड जो है उस तरीके से काम नहीं किया, बट जब तक आपके अंदर वो स्पार्क रहता है तब तक आपको प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए भी, और अपना जो एक लक्ष्य है, क्योंकि लाइफ में एक बार आपने जो डिसीजन लिया है, अपने डिसीजन पर अपने आप के साथ में प्रूफ करना है, अपने आप को प्रूफ करना है, और वो चीज जो एक सेटिस्फैक्शन आपको देगी, दैट विल बी द बेस्ट। तो नेहा, जैसे आपने बताया कि एनसीईआरटीज का एक जो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन उठता है कि एनसीईआरटीज आर इम्पोर्टेंट आज के समय पे या फिर नहीं, एनसीईआरटीज के बाद में क्या सिर्फ वही सफिशिएंट है या फिर इसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज हो सकते हैं जहां से आप प्रिपरेशन जो करने वाले एस्पिरेंट है वो उनकी हेल्प ले सकते हैं? इसका मैं आंसर 2 पॉइंट पे दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला पॉइंट कि एनसीईआरटीज पढ़ना इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली बिगनर्स के लिए। आप स्टैंडर्ड बुक्स पे सीधे जब स्विच करोगे तो आपको वो नॉलेज समझ में नहीं आएगी उतने अच्छे से। बट अगर आपने एनसीईआरटीज कवर की है, क्योंकि वो एक आपको सिंपल लूसिड लैंग्वेज में और समरी बता देती हैं, तो आप सबसे पहले अगर बिगिनर होकर एनसीईआरटी से स्टार्ट करोगे, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स पर स्विच करोगे, तो एक स्मूथ आपके पास ट्रांजिशन रहेगा। और सेकंड थिंग कि सारी एनसीईआरटीज पढ़ना ज़रूरी नहीं होती मेरे हिसाब से। अगर आपकी कोई मतलब स्पेसिफिक एनसीईआरटीज होती हैं, कुछ एनसीईआरटीज हैं जो कि आपको मेन सोर्स की तरह फॉलो कर सकते हो। जैसे ओल्ड एनसीईआरटी है, ओल्ड एनसीईआरटी में आर.एस. शर्मा है, सतीश चंद्रा है, बिपिन चंद्रा है। ये एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न की ओल्ड एनसीईआरटीज हैं।
इनको आप मेन सोर्स बना के फॉलो कर सकते हो। सेम थिंग ज्योग्राफी के साथ हो जाती है। अगर आप 11th की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिजिकल वाली, तो उसको आप मेन सोर्स बना के कर सकते हैं। बट कुछ कुछ बुक्स हैं जिनके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी ही पड़ेगी। जैसे पॉलिटी की एनसीईआरटी है, पॉलिटी की जब आप एनसीईआरटी उठाओगे, आपको उठाना एनसीईआरटी से ही है, बट उसके बाद आपको स्टैंडर्ड बुक पे स्विच कर जाना है, जो कि एम लक्ष्मीकांत है। तो आपको लक्ष्मीकांत के रिविजन्स फिर बार बार कर रहे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि आपको सिलेक्टिव अप्रोच लेना है। कुछ कुछ को ओल्ड एनसीईआरटी या फिर एनसीईआरटी को मेन अप्रोच बनाना है, और कुछ कुछ को आपको उसके बाद स्विच करके स्टैंडर्ड बुक्स को मेन सोर्स बनाना है। राइट, मतलब कहने का ये मतलब है कि एनसीईआरटीज आर नेसेसरी बट दे आर नॉट सफिशिएंट। हाँ, दे आर नॉट सफिशिएंट। यस, यू नीड टू लाइक कॉम्प्लीमेंट इट विथ अ स्टैंडर्ड बुक। नेहा, एक क्वेश्चन उठता है हमेशा, एस्पिरेंट एक टॉपिक को लेकर बड़ा समस्या में रहते हैं कि करंट अफेयर्स कहाँ से किया जाए। और ये क्वेश्चन उठता है कि न्यूज़पेपर्स, क्योंकि एक नया बच्चा जब प्रिपरेशन में आता है तो उसे हर कोई, चाहे उसके बड़े भाई या फिर जो प्रिपरेशन कर चुके होते हैं, वो बोलते हैं कि न्यूज़पेपर्स पढ़ना चाहिए। तो न्यूज़पेपर्स अगर पढ़ने बैठ जाएगा बच्चा, तो शुरुआती दौर में, ये बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चे जितने भी हमारे देख भी रहे होंगे, सभी का ये क्वेश्चन होगा भी कि शुरुआत में बहुत टाइम लगता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। तो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए अगर पढ़ना है तो, और कितनी देर पढ़ना चाहिए, कैसे वहां से चीजें हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए? सबसे पहले तो न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रिपरेशन से हटके भी देखिए तो आपकी कंट्री में क्या चल रहा है, इंटरनेशनली चीज़ें क्या चल रही हैं, इसकी अवेयरनेस के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। आप एक एस्पिरेंट हो और नहीं हो तब भी। और एज एन एस्पिरेंट अगर मैं इसको बताऊं तो न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हैं, कंपाइलेशन, अगर आपने न्यूज़पेपर्स पूरे टाइम पढ़ रखी है तो आपको एक आइडिया होता है ब्रॉड। तो वो जब आप कंपाइलेशन पढ़ते हो तो वो आइडिया एक तरीके से एसिमिलेट हो जाता है कि आपको ऑलरेडी न्यूज़ेस पता है, उन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको वो कंपाइलेशन में मिल जाएगा। तो मेरा जो अप्रोच था वो यही था कि मैं न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ती थी। जो मंथली मैगजीन है, मैं यूपीएससी के लिए जब प्रिपेयर कर रही थी तो मंथली मैगजीन्स फॉलो करती थी। पीसीएस के लिए अगर मैं बताऊं तो पीसीएस के लिए एक ईयरली कंपाइलेशन आता है, उसका मैं यूज़ करती थी, वो मैं पढ़ती थी ईयरली कंपाइलेशन। 10-15 दिन पहले आती है वो एग्जाम से पहले, तो उसका मैं 3-4 रिवीजन करती थी। बाद में उन्हीं के वीडियोस भी, लेक्चर्स कुछ यूट्यूब पे मिल जाते थे, वो मैं देख लेती थी और उन्हीं के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। वहां से मेरा करंट अफेयर्स प्रिपेयर हो जाता था। तो वो मेरे लिए स्ट्रैटेजी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही है। अगर कोई भी चाहे तो वो चीज़ वो अपना सकता है। तो हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स हिंदी माध्यम के भी हैं, तो हिंदी माध्यम के साथ ये समस्या रहती है कि इंग्लिश के लिए तो हमें न्यूज़पेपर्स मिल जाते हैं, द हिंदू मिल जाता है, इंडियन एक्सप्रेस मिल जाता है। हिंदी माध्यम के लिए एक सबसे बेस्ट कोई न्यूज़पेपर ऐसा जो कि फॉलो कर सकते हैं हमारे एस्पिरेंट और तैयारी कर सकते हैं करंट अफेयर्स? मैंने इंटरव्यू के टाइम पे दैनिक जागरण जो है उसका राष्ट्रीय संस्करण जो आता है वो पढ़ा था। वो मुझे न्यूज़पेपर सही लगा था हिंदी मीडियम के लिए। और साथ में इंडियन एक्सप्रेस की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी सिंपल होती है, उसको आप अगर पढ़ोगे डेली तो वो आपकी लैंग्वेज में आ जाएगी। तो मैं कहूँगी अगर आप इंडियन एक्सप्रेस कर सकते हैं तो कर सकते हैं, वरना दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण भी आपकी मदद कर सकता है। एक और क्वेश्चन उठता है कि न्यूज़पेपर्स जैसे पढ़ रहे होते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है, जैसे मैंने आपसे पूछा इससे पहले। तो टाइम जब लगता है तो उस टाइम को कैसे रिड्यूस करना चाहिए और न्यूज़पेपर से नोट्स कैसे बनाने चाहिए? सबसे पहले तो इनिशियली टाइम लगना लाजमी है, मुझे भी लगता था, हर किसी को लगता है, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं है पढ़ने की। बट जब आप पढ़ते जाते हो आपको डीक्लटर करने आ जाता है, कौन सी न्यूज़ पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, ये आप आइडेंटिफाई करना चालू कर देते हो। उसके बाद जो न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम है, ड्यूरेशन, वो धीरे धीरे 1 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर आ जाता है। संडे का जो न्यूज़पेपर होता है, अगर आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस उठाइए तो वो थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें 1.5 घंटे लग जाए तो कोई बात नहीं। वैसे आप 40 मिनट 1 घंटे में न्यूज़पेपर कर लो, वो करते करते हो जाता है। सेकंड थिंग है नोट्स बनाना। नोट्स बनाना भी बहुत ही पर्सनल चीज़ है। बहुत लोग नोट्स बनाते हैं, बहुत लोग नोट्स नहीं बनाते हैं। मैंने नहीं बनाई थी नोट्स क्योंकि मेरे लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता था। इनिशियली मैंने ट्राई किया था बट नहीं हो पाया था। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको आप ट्राई कर सकते हैं कि एक A4 शीट में आप ट्राई करिए उस दिन की पूरी न्यूज़ कवर कर लीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पेस लेके न्यूज़ बनाएंगे तो उससे ये होगा कि आपका कंटेंट बढ़ता जाएगा। कंटेंट बनाना बड़ी बात नहीं है, कंटेंट को रिवाइज करना, उसको अपने मतलब फिंगर टिप्स पे रखना, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए आप ट्राई करिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही स्पेसिफिक और इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वही आप पकड़िए और उससे रिलेटेड 3-4 पॉइंट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप PYQ देख लेंगे, वहां समझ में आ जाएंगे करंट अफेयर से कैसे क्वेश्चन आते हैं। वही पॉइंट्स आपके नोट्स में होने चाहिए ताकि आप उसको एंड में रिवाइज कर पाइए। एक क्वेश्चन और उठता है, हम सब्जेक्ट्स की बात अगर करें तो जैसे हर एस्पिरेंट का अपना एक फेवरेट
फेवरेट सब्जेक्ट होता है, जैसे हो सकता है आपका पॉलिटी हो, मेरा ज्योग्राफी हो सकता है क्योंकि मैं ज्योग्राफी का ही फैकल्टी हूँ, किसी और पर्सन का कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है। लेकिन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जहां पर कट ऑफ को क्लियर करना है, वहां पर आपकी स्ट्रेटेजी कैसे रहती है? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो कि तैयारी तो बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। मेंस के लिए दे आर रेडी, बट प्रीलिम्स ना होने की वजह से उन्हें फिर से एक साल रिपीट करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स की जो एक हवा बना हुआ है कि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, 2-3 मार्क्स से हमेशा रह जाता है, ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे भी। तो उनके लिए क्या है स्ट्रेटेजी रहेगी? क्योंकि कट ऑफ को क्लियर करना सबसे प्रायोरिटी वाली चीज है अगली स्टेज में जाने के लिए। सबसे पहले तो जो हमारे मन पसंदीदा सब्जेक्ट्स हैं, वो सही बात है कि किसी सब्जेक्ट में किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, बट हमें अगर एग्ज़ाम क्रैक करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वेटेज वो एग्जामिनर मतलब यूपीपीसीएस अगर हेल्ड करा रहा है एग्ज़ाम, तो वो ज़्यादा वेटेज किसको दे रहा है, तो हमें उनके पसंद से पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पॉलिटी ज़्यादा पूछ रहे हैं तो पॉलिटी को मेन फोकस रखना पड़ेगा, अगर वो ज्योग्राफी ज़्यादा पूछ रहे हैं तो ज्योग्राफी को रखना पड़ेगा। तो ऐसे मेनली 5 सब्जेक्ट्स अगर हम आइडेंटिफाई कर पाएँ तो ऐसे ही हैं, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल साइंस हो गई, करंट अफेयर्स हो गया और हिस्ट्री हो गई। इनसे ही मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं कहूँगी कि अगर आप इनमें एनसीईआरटी से स्टार्ट करके मेनली स्टैंडर्ड बुक्स अगर फॉलो करके रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन्स, और मैं कहूँगी रिवीजन जब आप एक सब्जेक्ट का करिए, साथ ही में पीवाईक्यू उठाइए। पीवाईक्यू के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उन्हें करने के साथ साथ अगर आप उसी का एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए तो आपको अपने एरर समझ में आ जाएंगे कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो। तो अगर आप ये चीज़ें फॉलो कर ले रहे हो और ऐसे कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि आपकी जर्नी जो है, जो ये 2-3 मार्क्स से रह जाती है ना, वो कभी हम जो आसान क्वेश्चन है उनको जो है गलत करके कर देते हैं। तो अगर उन्हीं आसान क्वेश्चन का हम मतलब लेम एरर्स करना बंद कर दें, जो कि बाकी लोग सही कर रहे हैं और हम कहीं ना कहीं गलत कर दे रहे हैं, तो वो जो 2-3 मार्क्स का गैप आ रहा है ना, वो कवर हो जाएगा। वो आप सेक्शनल टेस्ट से और मल्टीपल रिविजन से ये आप कंप्लीट कर सकते हो। मतलब आपके अकॉर्डिंग ये है कि जो भी सब्जेक्ट हम कवर कर रहे होते हैं, सबसे पहले क्या है कि उसकी थीम वाइज उसको सेग्रीगेट कर लेना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस थीम से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद में हम उसको उस पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर हमारा ये स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट नहीं है और वो क्वेश्चन ज्यादा उससे आ रहे हैं तो आपको उसको बनाना पड़ेगा, उसको एक मेन सब्जेक्ट के तौर पर देखना। चलिए, प्रीलिम्स की बात तो हो गई, अब आते हैं मेंस पर, जिसके मार्क्स हमारे मेरिट में जुड़ते हैं। मेंस में सबसे पहली चीज जो कि हमारे एस्पिरेंट को समझना चाहिए, वो ये क्वेश्चन उठाते हैं कि मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ साथ करनी है या फिर प्रीलिम्स के होने के बाद में जब जो समय बचता है, क्या उसमें वो मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं? आपका क्या रवैया था इसमें? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए। डिक्लटर आपको या फिर अलग सेग्रीगेट करके करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से मैं जब इनिशियली करती थी तो मैं मेंस और प्री साथ में ही करती थी। मतलब डेडिकेटेड 4 घंटा मेंस को दे दिया, बाकी का 4 घंटा प्री को दे दिया। और जैसे जैसे जब प्री पास आने लगता है तो जो स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स हैं उनमें, जब प्री के पास वाले, उनमें मैं प्री स्पेसिफिक हो जाती थी। मैं प्री के ही बुक्स पढ़ती थी, प्री के वाले ही टेस्ट सॉल्व करती थी और पीवाईक्यूज भी प्री के ही करती थी। तो मैं कहूँगी कि आप जब यही वाला अप्रोच फॉलो करिए, शुरू में इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करिए, क्योंकि मेंस भी कहीं ना कहीं आपके प्री में हेल्प करता है। आपके जो मेंस के टॉपिक्स हैं वो भी आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद जब आप प्री में एंटर करते हैं, प्री वाले स्टेज से जब कुछ टाइम ही बचता है, तब आप ट्राई करिए कि आप प्री पे फोकस हो जाइए। प्री पे जब आप स्विच करेंगे तो आपको वैसे ही चीज़ें फॉलो करनी है जो प्री में आती हैं। आपको टेस्ट भी देने हैं तो MCQs ही देने हैं, OMR पे ही प्रैक्टिस करना है। और जब मेंस की प्रिपरेशन है, मेंस की प्रिपरेशन बाद में जब आपका प्री क्वालिफाई हो जाए उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आप मेंस की पीवाईक्यूज उठाइए, मेंस का कंटेंट प्रिपेयर करिए और पीवाईक्यूज के हिसाब से कंटेंट प्रिपेयर करिए। उसके बाद आप जो है अपना डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए। अगर डेली नहीं भी हो पा रहा है तो एक शेड्यूल बनाइए कि मैं एक वीक में एक फुल लेंथ टेस्ट दूंगा या दूंगी, तो आप ऐसे कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन इंटीग्रेटेड ही होनी चाहिए। तो मेंस से जुड़ा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा इसमें। देखिए, मेंस का जो आंसर होता है हर कोई लिख रहा होता है, लिखने वाले हर कोई लिखता है इसमें। हिंदी वाले एस्पिरेंट और इंग्लिश वाले एस्पिरेंट सभी लिख रहे होते हैं। आपके आंसर और जो जिन एस्पिरेंट्स का इस बार क्लियर नहीं हो पाया उनमें क्या डिफरेंस था? आपने ऐसा क्या किया अपने आंसर्स में, क्या इनकॉर्पोरेट किया अपने आंसर में जिससे आपका आंसर अलग से स्टैंड आउट होकर सामने आता है और उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिले और इसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ?
सर जो मुझे लगता है और जो मेरे मेंटर्स और एवेल्युएटर्स से जो मुझे फीडबैक मिलता था बेटर वाला, उसको मैं शेयर कर सकती हूँ। उनमें मेनली ये था कि मैं जो अपना इंट्रो था उसको मतलब ट्राई करती थी कि मोनोटोनस ना रखूँ, अलग अलग रखूँ। कोई इंट्रो फैक्ट बेस्ड चालू करूँ, कोई इंट्रो करंट से चालू करूँ, कोई डाटा बेस्ड चालू करूँ, ताकि एग्जामिनर अगर 20 आंसर्स चेक कर रहा है तो उसका इंटरेस्ट बना रहे। सेकेंड थिंग मैं करती थी कि प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग फॉलो करती थी, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन और बीच में हेडिंग रखती थी। और साथ में मैं ट्राई करती थी कि सब हेडिंग्स रखूं। अगर आप हेडिंग्स और सब हेडिंग्स अपने आंसर में इंक्लूड करते हो तो एग्जामिनर को एक ओवरव्यू मिल जाता है, उससे पता रहता है कि बच्चे के आंसर में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। थर्ड थिंग, मैं एग्जाम्पल्स और जो मतलब एग्जाम्पल्स भी जो थोड़े अलग हैं, जैसे कि एथिक्स में बहुत लोग बहुत कॉमन से एग्जाम्पल कोट करते हैं, मैं ट्राई करती थी कि मैं बेटर इंडिया साइट है वहाँ से एग्जाम्पल्स ले लूँ, या फिर चैट जीपीटी या गूगल एआई का यूज़ करके वहाँ से जो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स हैं वो ले लूँ, वो ऐड करूँ। तो मैं वो ट्राई करती थी कि अपने हर एक पॉइंट में एक एग्जाम्पल ऐड कर दूँ। तो और जब कंक्लूजन में लिखूँ तो कंक्लूजन में जो मेरा कंक्लूजन रहे वो हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहे, क्योंकि एज अ ब्यूरोक्रेट जब हम ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, हमारा काम है गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना, तो हमारे आंसर्स में वो चीज़ ब्यूरोक्रेट माइंडसेट दिखना चाहिए। अगर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं तो हमारा एंड नोट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और वो एक सजेशन बेस्ड होना चाहिए। तो मैं अपने आंसर्स ट्राई करती थी कि मैं ऐसे ही लिखूँ। और जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि ज्योग्राफी है, जैसे कि आप इकोनॉमी की बात करते हैं, तो वहाँ पर डेटा फैक्ट्स बहुत सारे आ रहे होते हैं, मैप्स आ रहे होते हैं। तो मैप्स को या फिर डायग्राम्स को आंसर्स में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे ज़रूरी हो जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सबसे पहले तो मैप्स भी इंक्लूड करने में थोड़ा सा बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि हर आंसर में ज़रूरी नहीं होता है। आप अगर आपने सही मेंशन किया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में और जो यूपी का पेपर होता है, पेपर 5 एंड पेपर 6, उसमें हम मैप इंक्लूड कर सकते हैं। आप अगर आईबीसी का क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप उसमें अगर मान लीजिए टाउन प्लानिंग पे अक्सर क्वेश्चन आता है, तो टाउन प्लानिंग की आप एक डायग्राम बना के वहाँ दिखा सकते हैं, उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। जो ज्योग्राफी है उनमें आप मैप इंक्लूड कर सकते हैं। आपको इंडिया का मैप बना दिया आपने साइक्लोन पे क्वेश्चन आया तो साइक्लोन का आपने डायग्राम बना दिया। और यूपी का जो है वहाँ पे आपको जैसे मान लीजिए इस बार क्वेश्चन आया था कि प्रयागराज का सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपने अगर यूपी का मैप बनाया उसमें प्रयागराज की लोकेशन दिखा दी। या फिर अदर क्वेश्चंस भी आते हैं, मान लीजिए इस पे आ गया कि आया था हम पे कि विटिकल्चर जो है उसका वहाँ पे यूपी में कहाँ फोकस हो रहा है, उस पर आपने एरियाज दिखा दिया। तो इससे एग्जामिनर को ये समझ में आएगा कि आप एक तो इनोवेटिव हो, दूसरा आपको परख भी है, आपको मैप का भी इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे कौन सा एरिया लाई करता है। तो मैप का तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में रोल बहुत ज़्यादा होता है और आपको इंक्लूड करना चाहिए अपने आंसर्स में, बट सिलेक्टिवली करना चाहिए, हर जगह ज़रूरत नहीं होती। तो मेंस की जो प्रैक्टिस है, मेंस की प्रैक्टिस में आई सबका या फिर एमके सर के जो वीडियोज आते हैं उनसे क्या सपोर्ट मिला आपको? MK यादव सर जो है उनको एक लाइब्रेरी में ही एक और एस्पिरेंट मेंस दे रहा था, मुझे उनके थ्रू पता चला, तो उनका कंटेंट मैंने रेफर किया था। वहाँ से मुझे जो GS3 में हम डायग्राम्स डालते हैं, मतलब ग्राफ वाइज ग्राफ जो बनाते हैं, उस वहाँ से मुझे थोड़े आइडियाज़ इनोवेटिव मिल गए थे कि हम अपने आंसर्स में और कैसे डायग्राम्स ऐड कर सकते हैं। मेनली GS3 में मिल गए थे, मैं वहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि कैसे डायग्राम्स ऐड करूँ, तो वो मुझे MK यादव सर के उस नोट से एक बुक आती है छोटी सी, वहाँ से मिल गया। GS3 में जो मुझे डायग्राम्स डालने थे उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी, तो जो QEP मेंस के सर के हैंडआउट है वहाँ से मुझे थोड़ा सा रेफरेंस मिल गया था कि मुझे ऐसे डायग्राम्स में GS3 में ऐड कर सकती हूँ। मेनली इकोनॉमिक्स वाले जो होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी हो गया कि ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, इंडिया में इंक्लूसिव डेवलपमेंट कैसे ग्रो कर रहा है, ये सारे आइडियाज़ मुझे उस QEP के हैंडआउट से दिख गए थे, तो वहाँ से मैंने ये हेल्प ली थी। यह एक क्वेश्चन आता है कि मेंस का पेपर 3 घंटे का होता है, बहुत ही टाइम टेकिंग होता है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, तो जो टाइम मैनेजमेंट होता है मेंस के पेपर में वो आपने कैसे किया? क्या कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई क्वेश्चन आपका मिस आउट हुआ हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि क्वेश्चन आपका छूट सकता है, तो आपने उस टाइम को कैसे मैनेज किया? अगर मैं फुल ऑनेस्टी से बताऊं तो जब मैं टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करती थी इनिशियली, तो मेरे 3 घंटे में कंप्लीट नहीं होते थे। जब मैंने अपना पहला टेस्ट दिया था तो मैं 20 में से सिर्फ 9 क्वेश्चंस कर पाई थी। जब मैंने सेकंड दिया बहुत पैनिक कर गई थी मैं कि बस 9 कर पा रही हूँ, बाकी एस्पिरेंट्स कर ले रहे हैं, तब मैं 13 तक पहुँच पाई थी। बट कॉन्स्टेंटली मैं जब प्रैक्टिस करते गई मैं ट्राई की कि मैं 7-8 मिनट में ही अपने आंसर्स लिख लूँ। करते करते फिर एक ऐसा पॉइंट आया जब मैं 19 क्वेश्चन पे पहुँच गई। लास्ट वाले जो 2 टेस्ट थे तब तक मैं 20 कर पा रही थी। तो मुझे एक ये डर तो हमेशा
हमेशा था कि पता नहीं मैं पेपर कंप्लीट कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। बट जब मैं वहाँ एग्जाम हॉल में पहुंची, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, तो वहाँ पे एक तो ये था कि मुझे कैसे भी एक भी क्वेश्चन मिस आउट नहीं करना है, मुझे करना ही है सारे क्वेश्चंस, ये मेरा माइंडसेट था। सेकंड थिंग, जब मैं वहाँ लिखने बैठी तो जो मैं A4 शीट पे यहाँ प्रैक्टिस करती थी, मैंने फेस किया कि एक्चुअल एग्जाम हॉल में जो शीट थी वो छोटी थी उसके कंपैरिजन में। तो ये मेरा एक बेनिफिट हुआ कि मेरे पास कंटेंट भी ज़्यादा था और मेरे पास स्पीड भी ज़्यादा थी। तो जब मैं लिख रही थी तो मेरे कंटेंट ऐसा हो जाता था, मेरे पास कंटेंट ज़्यादा हो जा रहे थे और स्पेस कम हो जा रही थी। तो मेरा ये मतलब इसका मैं सबसे ज़्यादा अपना क्रेडिट देना चाहूँगी प्रैक्टिस को। मैंने प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा की कि एट द एंड जब रिजल्ट आया, जब मैंने सामने भी अपनी चीज़ें देखी, तो यही हुआ कि मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ, प्रैक्टिस मेक्स अ वुमन परफेक्ट। तो ये चीज़ मुझे समझ में आया कि आप जितनी प्रैक्टिस करते जाते हो उतना ही आप इम्प्रोवाइज करते जाते हो, आपके पास उतनी स्पेस होती है। एक क्वेश्चन जो मैं इनिशियली 15 मिनट में लिख रही थी, मैंने उसका आधा करके 7 मिनट में मैं उसको ले आई, तो उस वजह से मेरा पेपर कंप्लीट होना चालू हो गया। तो मतलब जब भी आप मेंस की तैयारी करें तो जो फॉर्मेट रहता है यूपीपीसीएस में मेंस में जो कॉपीज मिलती है, जो साइज रहता है, जिसके बारे में एमके सर के बहुत सारे जो साइंस ऑफ आंसर राइटिंग के सेशंस हैं उसमें भी बताया गया है कि जो उसका साइज रहता है वो नॉर्मल A4 से कम मिल रहा होता है। लेकिन हम प्रैक्टिस करते हैं A4 शीट वाले जो पेजेस हैं उसमें ही, जैसे कि फायदा नेहा को मिला है वैसा ही फायदा आपको भी मिलेगा अगर आप मेंस की तैयारी इस प्रकार से करेंगे। बट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे एक क्वेश्चन आता है प्रिपरेशन का, जब समय बहुत लंबा हो जाए, प्रिपरेशन का टाइम, जब आप रिजल्ट्स आपके सामने नहीं आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम डिसहार्टन हो जाते हैं, कभी ऐसा फील होता है कि ये सही डायरेक्शन में हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं या फिर नहीं बढ़ रहे हैं, या फिर कुछ और प्लान बी प्रिपरेशन के साथ में भी कर सकते हैं। इसके बारे में क्या कहना है? बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये क्वेश्चन होते भी हैं। हाँ, सबसे पहले तो ये जाहिर सी बात है, सबके मन में आता है जब आप एक लॉन्ग फेज से जा रहे हो और लगातार आपका प्री नहीं क्वालिफाई हो रहा है या हो भी रहा है तो आप मेन से इंटरव्यू में कहीं ना कहीं स्टक हो जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आता है। और जो एक एस्पिरेंट की जर्नी होती है वो जनरली अलोन ही होती है, बहुत लोग नहीं होते हैं आपकी जर्नी में, जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं उनमें नहीं होते हैं। तो ये डाउट्स तो आते हैं, बट मैं एक आपके सामने एविडेंस हूँ कि अगर आप लगे हुए हो अपनी जर्नी में, आप हार नहीं मानते हो, आप अगर डेडिकेशन के साथ लगे रहते हैं, तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने यूपीएससी के लिए किया था, बट जब मैं यूपीपीसीएस में अच्छे से लगी तो यूपीएससी का भी जो मेरा नॉलेज था, मेरी वहाँ पे जर्नी रहा है, जो मैंने वहाँ पे लर्निंग्स ली हैं, वो इवेंचुअली मुझे यूपीपीसीएस में हेल्प की। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी जर्नी लॉन्ग होती है तो आपके पास एक्सपीरियंसेस भी ज़्यादा होते हैं, और उन एक्सपीरियंसेस को अगर आप सही वे में यूज़ करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अच्छे वे में सेटल हो जाते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि मेंस में स्टैटिक का पार्ट जो है वो तो अलग से है, सभी के पास में आप मिल रहा होता है, लेकिन साथ साथ जो करंट अफेयर्स आता है उसको मेंस में कैसे अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये जो एक मैनेजमेंट होता है, ये आपने कैसे किया, या फिर आपने नोट्स कैसे बनाए थे जो कि मेंस में यूज कर सकते थे आप? सबसे पहले मैं जब नोट्स बनाती थी तो मैं ट्राई करती थी कि थोड़ा सा स्पेस एक साइड छोड़ के रखूं, स्टैटिक एक साइड लिखूं बट करंट का स्पेस छोड़ के रखूं, ताकि जब भी मैं न्यूज़पेपर पढूं या वैसी करंट की कोई भी न्यूज़ मुझे मिलती है, मैं चैट जीपीटी करती हूँ तो उसको वहाँ बगल में ऐड कर सकूं। ऐसे ये होता है कि एक तो आपको अच्छे से याद रहेगा कि हाँ मैंने ये चीज़ यहाँ अलग से लिखी हुई है। सेकंड थिंग, आपका एक वो भी रहेगा, स्पेस रहेगी, बहुत आपका हौच पौच नहीं होगा उस आपके नोट्स में जब आप अलग से चीज़ें ऐड करोगे। तो करंट अफेयर्स का रोल तो बहुत ज़्यादा रहता है। आप उसको अपने आंसर्स में सबसे पहले, जैसे मैंने बताया, इंट्रो में करके ऐड कर सकते हो, इंट्रो में स्टार्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप एग्जाम्पल्स में ऐड कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये इनिशिएटिव लिया है। और थर्ड थिंग, आप कंक्लूजन में भी ऐड कर सकते हो या फिर वे फॉरवर्ड में ऐड कर सकते हो कि ये प्रॉब्लम्स है, बट गवर्नमेंट हमारी ऐसे स्टेप्स लेके इंश्योर कर रही है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो अचीव हो। तो एक क्वेश्चन लास्ट आपसे ये है कि जो एस्पिरेंट अभी तैयारी कर रहे हैं, बहुत साल ऐसे हो चुके हैं कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीरियस एस्पिरेंट से, लेकिन उनका नहीं हो पा रहा है, प्री हो चुका है लेकिन मेंस में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ ऐसे एस्पिरेंट भी हैं जो कि इस बार अपनी तैयारी में आना चाहते हैं, यूपीपीसीएस की पहली बार तैयारी करना चाहते हैं। तो ऐसे डाइवर्स फील्ड्स के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए आपका अलग अलग क्या आपकी तरफ से राय रहेगी? जो डाइवर्स बैकग्राउंड के हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि आपके पास एक ऑलरेडी बैकअप ऑप्शन है। अगर आप एक बैकअप ऑप्शन के साथ एंटर कर रहे हो इस एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम डाइसी है, सिर्फ हार्डवर्क से नहीं होता है, इसमें लक का बहुत रोल होता है। सेकंड थिंग, उन लोगों का जो किसी स्टेज पे अटके हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि देखिए लक का रोल होता है, तो उसके लिए मैं ये आपको कहना चाहूँगी कि लक आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा।
तो आप लगे रहिए। अगर आपको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बस आपकी विल पावर की बात है, तो मैं कहूँगी थोड़ा सा एफर्ट और करके अपनी विल पावर को और स्ट्रांग करके इस जर्नी में, मैं चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट घुसे उस जर्नी में वो एक मतलब मुकाम लेके ही निकले। तो उनके लिए मैं यही कामना करती हूँ कि वो एक मतलब अचीवमेंट लेके ही निकलें। और जो नए एस्पिरेंट्स इसमें एंटर कर रहे हैं, बिगिनर वाले स्टेज में हैं, उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जब इस स्टेज में एंटर कर रहे हैं तो ड्यू प्रोसेस सही से फॉलो करिए। शॉर्टकट्स में मत फंसिए कि आप ये कर लोगे तो जल्दी हो जाएगा। जो प्रोसेस है कि आपको स्टार्टिंग में बेसिक बुक्स फॉलो करनी है, स्टैंडर्ड बुक्स करनी है, टेस्ट देने हैं, मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, ये ही आपका मूल मंत्र है। ये आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप आज नहीं कर रहे हो, कल को टाइम बीत जाएगा, तब भी आपको सेम चीज़ करनी पड़ेगी सक्सेस के लिए। तो मैं ये कहूँगी कि आप ये सोच के मत घुसिए कि बहुत टाइम है। टाइम कभी भी बहुत नहीं होता है। टाइम कब निकल जाता है आपको पता भी नहीं चलता है। तो आप जब भी जो भी एक्सपीरियंस इस जर्नी में, मैं यही कहना चाहूँगी कि आप टाइम के रहते हुए अपने सक्सेस को अचीव करिए। उसके लिए आप फुल डेडिकेशन और हार्डवर्क से लगे रहिए। एक न एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। थैंक यू।